एक फॉर्मूला होता है इसको सक्सेसफुली रन करने का? सक्सेसफुली रन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, अंडरस्टैंडिंग। आपके पास में अभी कितनी बसें होगी? हमारे पास में 50 बस है। 50 बसें? 50 बस जो इस लाइन में चल रही है। ओके। और 50 बस है जो पार्टी बुकिंग में जी उसके लिए। ओवरऑल देखे तो 100 से ज़्यादा 100 का फ्लीट है। आज से 2 साल पहले आपका एक ब्लड कैंप हुआ था। एक ब्लड कैंप के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक यूनिट्स आई थी। 1100 यूनिट आई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द आदित्य गहलोत शो के एक और नए ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज के हमारे जो गेस्ट है उनका सफर लोगों के सफर को आराम बनाने से जुड़ा हुआ है। एक तरफ तो अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से हजारों लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसे सोशल वर्कर जो खुद से पहले हमेशा दूसरों का सोचते हैं। दिलों में सबके लिए इज्जत रखने वाले सबके प्यारे जफर भाई, वेलकम टू द शो जफर भाई। नमस्कार। तो सर काफी दिन लगा दिया आपने इस चेयर पर आने के लिए। हाँ, ये थोड़ा काम से बिजी रह गया था, इस लिए नहीं आ पाया था। कोई दिक्कत नहीं, वेट किया इसके लिए मैं सॉरी नहीं सर, बल्कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे जैसे लड़के अगर आपके साथ में बैठते हैं तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले तो कि आपका स्टार्टिंग से बिजनेस करने का ही था? नहीं, एक्चुअली मेरी जॉइंट फैमिली है। ओके। हम 5 भाई है, 4 सिस्टर थी। ठीक है। और मेरे फादर का बिजनेस था, पेट्रोल पंप था, हमारे माइंस से थी और ट्रकें थी। तो मेरे 4 ब्रदर जो थे, 2 मेरे से बड़े 2 छोटे। ठीक है। तो एक सबसे बड़े ब्रदर ने पहले ही पढ़ाई छोड़ दी थी। ठीक है। सेकंड वाला था, उसने भी छोड़ के ट्रकों में उसमें चले गए थे। मेरे को मेरे घर वालों ने पहले से ये कह रखा था कि इसको बिजनेस में नहीं डाल के सर्विस में भेजना है। बट सर्विस में भी ऐसा था कि जैसे हाई लेवल की जैसे RS हो या इस कैटेगरी के हो तो देना, उसमें हो जाए सिलेक्शन तो ठीक, अदरवाइज बिजनेस। जी। उनका रीजन या उनका फंडा क्लियर था कि भाई जैसे मैं बैंक में जाता हूँ या कोई दूसरी कंपनी में जाता हूँ तो वहाँ जो मेरे को सैलरी मिलती है उससे ज़्यादा मेरे यहाँ एम्प्लॉय काम करते थे। 100 से 200 जने मेरे एम्प्लॉय थे, पेट्रोल पंप था, माइंस थी, ट्रकें थी। जी। तो मेरे को ये उन्होंने नहीं कहा था कि भाई आपको उसमें आना, पर वो ऊपर वाले का जो लेख लिखा होता है और सर्कमस्टेंस चांस ऐसे हो गए कि मैं बस लाइन में आ गया। तो आप स्टार्टिंग से, जैसे आपने बताया कि आपके 4 ब्रदर सिस्टर्स और है, तो उनमें से घर वालों को हमेशा लगता है ना कि यार ये वाला बच्चा हमारा सबसे ज़्यादा पढ़ाई में होशियार है, तो इसी को सर्विस में डालेंगे। तो आपका भी वैसा ही सीन था कुछ? मेरा यही सीन था और मेरे को यही था कि मैं पढ़ाई में ही रहूँगा और पहुँचूँगा। मैंने RS प्री क्लियर भी किया था। उसके बाद में कोई कारण से उन पर स्टे आ गया था उस रिजल्ट पर। तो उस रिजल्ट पर स्टे आ गया तो फिर मैं वेट नहीं कर सकता था। तो मेरे को फादर ने सुबह से 6 बजे उठा के पेट्रोल पंप पर भेज देते थे, क्योंकि एकमात्र उस समय जोधपुर में हमारा पेट्रोल पंप था जो डे और नाइट दोनों टाइम चालू रहता था। गवर्नमेंट की परमिशन से। हाँ, गवर्नमेंट की परमिशन से। तो मेरे को सुबह जाके नाइट वाली ड्यूटी के जो भी स्टाफ होते थे उनका हिसाब लेना, पूरा उनका कलेक्शन इकट्ठा करके फिर जो मॉर्निंग में जो स्टाफ आता है उनको वापस चार्ज देना, सारा कुछ करके फिर बैंक से, अभी जैसे RTGS वगैरह ये नए सिस्टम आ गए, उस समय क्या होता था, पहले पे ऑर्डर बनाओ, फिर ड्राप वो भेजो वहाँ डिपो में, उसके बाद आपके पास सप्लाई आएगी। तो जब तक मैं पढ़ाई में था और पेट्रोल पंप पर नहीं जाता था तब तक मेरे फादर करते थे। फिर जब मेरे को उन्होंने डाला तो फिर वो फादर वगैरह जब पंप पर आते थे पेट्रोल पंप पर, उससे पहले तक ये सारी ड्यूटी मैं पूरी करके बैंक में चला जाता था। बैंक से पे ऑर्डर बनाया और जाके डिपो में जमा करा देता। उसके बाद मेरे को फ्री कर देते कि अब तू तेरी ज़िंदगी जी। तो उस टाइम आपकी एज क्या रही होगी जब उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको पेट्रोल पंप पे भेजा? 21 ईयर्स। अच्छा। और उससे पहले आप RS की तैयारी कर रहे थे? हाँ, उससे पहले मैंने जयपुर में RS की तैयारी की थी। और फिर वो उस समय जैसे ही स्टे आ गया तो यूँ समझ लो मेरे पढ़ाई पे स्टे आ गया तो फिर मैं बिजनेस में आ गया। ओके। तो जैसे जो अपने फर्म का नाम है VK जैन मारवा ट्रेवल्स, VK जैन तक तो समझ आता है, पीछे मारवा ट्रेवल्स का क्या मतलब है? मैं पेट्रोल पंप पे था जी। उस समय तक हमारे बसों का बिजनेस नहीं था जी। बट क्या होता था, मैं पेट्रोल पंप पे बैठता था और उस समय जोधपुर में जितनी रोडवेज की अटैच बसें थी जी, और ऑल ओवर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या जो भी इंडस्ट्रीज है उन सब का अकाउंट मेरे पेट्रोल पंप पर था। उनको हम क्रेडिट पर देते थे। ओके। तो जब बस आती थी ना तो मेरे को थोड़ा ये अच्छा सा लगता था।
तो मैं यूँ बाहर आके ऐसे बसों के सामने खड़ा रह जाता था, देखता रहता था। तो मेरे फादर और मेरे ताऊ जी ये बात नोट करते रहे कि इसको शायद बस से अच्छी लग रही है। तो उन्होंने अपने से, उनका बिजनेस जैसे ट्रकों का और माइंस का ये था, तो उन्होंने उस ट्रक से हट के मुझे भी नहीं बताया और उन्होंने 2 बसें तैयार करवा दी। जब बसें तैयार होकर मेरे पेट्रोल पंप पर आई तो मैंने देखा कोई अटैच वाले ने ला के छोड़ेगी। फिर मेरे फादर ने कहा ये तेरे लिए बस है। तो मैं एकदम से सरप्राइज हो गया। जालोर डिपो में अटैच की बसें मैंने, और उससे जो पहला कलेक्शन आया, तो एक स्टूडेंट होता है और उसके पास में एकदम से कलेक्शन पर्सनल लिया जाता है। तो उस समय मुझे ध्यान अच्छे से 58,000 का कलेक्शन आया मेरे बसों का 15 दिन का। फिर नेक्स्ट 15 दिन का आया तो वो आ गया, तो मेरे को फादर ने कहा आप तू अब तेरे पास में रख। तो मैंने कहा मैं क्यों रखूँ, ये तो आपका है। तो कहने तेरे पास रख। उन्होंने ऐसे मेरे को बहुत स्टाइल से इस बिजनेस में लाए। बोले नहीं ना तेरे पास में रख, कोई ज़रूरत होगी तेरे से लेंगे इन गाड़ियों को। वो अब वो ऐसा हुआ कि वो उस कलेक्शन के साथ साथ मेरे को इस बस लाइन में धकेल दिया जी। फिर बस लाइन में चला गया। फिर मेरे को रोडवेज में इतना कंफर्ट फील नहीं हो रहा था, तब मैंने वो गाड़ी हटा दी। फिर 2 से 1 बस और मेरी मैंने परचेज की थी मेरे फादर ने, तो 3 हो गई। तो फिर मेरे को वहाँ कंफर्ट फील नहीं होता था, अच्छा भी नहीं लगता था रोडवेज के अंदर जाना आना। तो मैंने वो बसें हटा के और मैंने प्राइवेट लाइन चालू कर दी। तो 96 ये प्राइवेट तो मैंने 93 में की चालू कर दी। Okay. उस समय मैंने किसी को ऑफिस से अटैच की थी। ओके। ठीक है, तो वहाँ कमीशन बेस पे मेरी गाड़ियाँ भरी जाती। 96 में मुझे लगा कि यार अपना खुद का ऑफिस होना चाहिए, तो मैं 96 में मेरा ऑफिस खोल दिया मारवाड़ ट्रेवल्स के नाम से। ओके। और मेरे पेट्रोल पंप का नाम भी मारवाड़ ऑटोमोबाइल्स था, तो वो मारवाड़ के नाम से मैंने खोल दिया। खोलने के बाद में जैन ट्रेवल्स वाले जो मनीष जैन है, ओके। वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दोनों एक तरह से साथ के बिजनेसमैन हैं, अच्छा। तो हमारी बहुत अच्छी बनती थी। तो मनीष की जैन ट्रेवल्स थी, मेरी मारवाड़ ट्रेवल्स थी। ऐसे करके हमने ये सफ़र शुरू किया। 2000 तक मेरा चलता रहा इंडिविजुअल। मनीष का भी वो था वो। फिर ये वीके जैन ट्रेवल्स है, इनका काम खाली टूर्स का था। ट्रेवल्स मतलब एक होता ना, एक तो हम जैसे दिल्ली सर्विस ले चलाते हैं, इनका था खाली शादी ब्याह में गाड़ियाँ ले जाना। ओके, रेंटल बेसिस पर। ठीक है। तो इनका इंटरेस्ट हुआ कि भाई हम भी इस लाइन में आए। तो इनको लगा कि भाई अपन क्यों ना जफर भाई के साथ जुड़ रहे। तो इन्होंने मेरे को एक बार प्रपोजल दिया 2005 में। ओके। फिर मैंने सोच कर उनको मना कर दिया। फिर ये 2007 में वापस आए मेरे साथ में। तो फिर मैंने कहा चलो अब मिल के कर लेते हैं। क्या लगा आपको 2 सालों में कि आपने पहले ना तो दे दिया, फिर आपको हाँ बोलना पड़ा? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ओपन नहीं कर पाता हूँ। Okay. पर कोई ऐसा रीजन हो गया था जिससे आप लोग साथ आ गया। Okay. तो फिर मैंने वो वीके जैन मारवाड़ ट्रेवल्स नाम रख दिया। मुझे ऐसा लगता है वीके जैन आपकी वजह से फेमस हुआ है जो नाम है। बिल्कुल, वो इस लाइन में थे नहीं जी। और जब मारवाड़ ट्रेवल्स साथ में जुड़ गया तो लोगों को पता लगने लगा। तो धीरे धीरे मेरे वो पैसेंजर जो मेरी इतने साल के क्रेडिट थी जी, उसका बेनिफिट मिलता रहा। और इनको भी लगा कि भाई हमें इसके साथ जुड़ के अच्छा लग रहा। तो उनको भी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया कि भाई बढ़िया डिसीजन ना उनका। हमने ये किया। और जब मैं कह रहा हूँ 93 में मैं आया था बस लाइन में। फिर 97 में हमने ट्रेवल्स यूनियन बनाई थी, जो उस समय बसें रेलवे स्टेशन पे लगती थी, वही हमारी ट्रेवल्स थी, सब ऑफिस के आगे ही लगती थी। तो उस समय हमने पहली यूनियन बनाई। उस समय मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया यूनियन पहली बार में। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे चलते रहे। उसके बाद में बद्री जी और जो हमारे जो भी सीनियर ऑपरेटर थे जी, इन्होंने कहा कि अपन ट्रेवल्स यूनियन को ऑपरेटर यूनियन में मर्ज कर देते हैं। ओके। ठीक है। तो फिर इन्होंने ट्रेवल्स और ऑपरेटर यूनियन दोनों मर्ज कर दी साथ में। दोनों मर्ज करके ये हमारा हुआ था 2005 में। ठीक है। 2004 या 5 में ऐसे चलता रहा। फिर साथ में जैसे मैं इनके साथ जुड़ गया, फिर 8 या 9 में मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। उस समय से लेकर आज तक फिर मेरे को आगे बद्री जी का मैं बहुत एहसान मानता हूँ कि मुझे हमेशा प्रमोट करते रहे। बद्रीराम जी जाखड़, MP पूर्व MP पाली, बिल्कुल, उनका मैं बहुत एहसान मानता हूँ कि वो मुझे हमेशा प्रमोट करते रहे यूनियन के लेवल पर। तो यूनियन के लेवल पर प्रमोट करते रहे, तो फिर उन्होंने मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। उसके बाद में अभी प्रेजेंट में मुझे पिछले 3 साल से
कार्यवाहक अध्यक्ष का भी प्रभार उन्होंने मुझे दे रखा, बाकी अध्यक्ष बद्रीराम जी जाखड़ है, अच्छा। और वो काम में बिजी रहते हैं। तो एज ये कार्यवाहक अध्यक्ष भी मैं हूँ और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी मैं बस यूनियन का। ओके। तो आप एक बात बताओ, जैसे अभी आपने मुझे एक चीज़ बताई कि आप लोगों ने 2008 के अंदर मर्ज हो गए थे, आप 7 में 2007 में आप लोगों ने पार्टनरशिप कर ली थी। एक इतने बड़े ब्रांड को एक पार्टनरशिप के तौर पर इतना सक्सेसफुली रन करना कैसे? ये देखो इंसान इसका कोई एक फॉर्मूला होता है इसको सक्सेसफुली रन करने का? सक्सेसफुली रन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, अंडरस्टैंडिंग। ओके। दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो, एक दूसरे पे गुड फेथ हो, तो आप 100 साल चला सकते हो। और छोटी छोटी बात को लेकर अगर अपन इश्यू बनाएंगे तो उसी दिन बंद हो जाएगा बिजनेस। तो हम दोनों के इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा, कि जैसे मैंने कर दिया और मेरे पार्टनर को पता लगा कि जफर भाई ने कर दिया तो वो फाइनल होगा। और अगर उन्होंने कर दिया तो मुझे पता लगा अशोक जी ने या विजय भाई ने किया है, तो वो फाइनल। तो हमारा ये कॉम्बिनेशन उस समय से आप सबकी दुआओं से चल रहा है, और इसी का ही नतीजा है कि हम बढ़िया सक्सेस हो रहा है इस बिजनेस में। सर, रोडवेज और ट्रांसपोर्ट बिजनेस जो होता है वो 24/7 चलता है, लेकिन आप इसके अंदर अपने कैसे मैनेज करते हैं शेड्यूल को, मैनेजमेंट को, स्टाफ को, रूट्स को? क्योंकि हर दिन एक बस नए सफ़र पे निकलती है, तो उसका मैनेजमेंट, उसका स्टाफ, उसका रूट कैसे आप लोग शेड्यूल करते हैं? क्या क्या प्लानिंग होती है इसके लिए? ये प्लानिंग जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं 93 से था बिजनेस में जी। तो उस समय मैंने एक तरह से सीखने की उम्र थी, तो उस समय मैंने बहुत कुछ सीख लिया था ओके। कि कौन से शेड्यूल पर अपनी अर्निंग ज़्यादा हो सकती है, कौन से पे नहीं हो सकती, या कौन से पे कम हो सकती है, कौन से शेड्यूल में अपन को न्यू बस लगानी है, कौन से टाइम टू टाइम कहाँ अपन को चेंज करना। तो ये सारा मेरे पास में पहले से एक्सपीरियंस था। ओके। तो उस हिसाब से हमने ये काम चालू किया और सही चल रहा है। रही स्टाफ की बात, तो स्टाफ को हमने एज ए फैमिली मेंबर समझ के और उसको रखा। तो आज मेरे साथ में जो उस समय 97 में थे वो अभी तक मेरे यहाँ हैं। अभी उनके बच्चे हैं जो मेरे ऑफिस पे टिकट बुकिंग वगैरह वो करते हैं। मैं उनको हमेशा कहता रहता हूँ, आप बिजनेस करो, आप कमाई करो, पर कमाई का यूज लो। तो मेरे हिसाब से मेरे और एक मनीष जैन 2 ऑफिसों में ऐसे ड्राइवर भी मिल जाएंगे जो हमारे यहाँ ड्राइविंग करते थे और हमारे से बस परचेज करके हमारे साथ में बसें चला रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है भाई, एक को तो हमने बिजनेस दिया जी, उसके परिवार सुखी हुआ, तो वो थ्योरी लेके चलते हैं तो ये सक्सेस हो जाता है। गुड फेथ वाली सारी चीज़ें लेके चलते हैं। हाँ। अगर एक नॉर्मल बस में अगर अपन बात करते हैं कि 52 सीटर की एक बस होती है, तो उसमें से कितने % आपके हिसाब से एक बुकिंग रेशियो होना चाहिए जिससे गाड़ी का टोल है, कोई भी खर्चा है, फ्यूल का है, तो वो सब निकल जाए? देखो, पहली बात तो हमारे 52 सीटर बस होती नहीं है। ओके। हमारे स्लीपर बस है। ठीक है। ठीक है। स्लीपर बस में पहले ऐसा था कि ऊपर की उसमें तो स्लीपर होते थे, नीचे हमारी सीटिंग होती थी। ठीक है। फिर धीरे धीरे पैसेंजरों का रुझान स्लीपर पे ज़्यादा बढ़ने लगा। उसका रीज़न था, जैसे हम लोग जोधपुर से सूरत चलाते हैं, पूना चलाते हैं, बेंगलोर चलाते हैं, तो इतना लंबी दूरी तक पैसेंजर बैठ नहीं सकता, तो वो धीरे धीरे स्लीपर में कन्वर्ट होते होते आज ये कंडीशन है कि 99% बसें स्लीपर ही है। ये लाया कौन था सर स्लीपर बसेस? ये स्लीपर बस एक ट्रेंड चला था 94-95 में फर्स्ट टाइम। उस समय कोई बाहर गुजरात में किसी ने बनाई थी, उससे ये चालू हुआ। फिर उस समय हम लोगों ने नहीं बनाई थी, 1-2 ऑपरेटर उन्होंने बनाई थी। हमको ये डर था कि सरकार कभी भी इसको बंद कर दिए तो हमारी बसें कहाँ जाएगी। फिर बाद में पता लगा कि अब ठीक चल रहा है, फिर सारे ऑपरेटर स्लीपर में हो गए कन्वर्ट। पैसेंजरों की डिमांड होने लगी कि भाई स्लीपर ही होनी चाहिए, तो ये स्लीपर हो गई। फिर हमने ये सब स्लीपर बना दी। तब हमारे 36 कैपेसिटी होती है स्लीपर की। ओके। उसमें हमको 30 तक भी मिल जाए इस पैसेंजर तो इनफ होता है। कोई लोग कहते हैं कि जितनी सीट बुकिंग के अंदर जितनी टिकट में कमाई नहीं होती है, उससे ज़्यादा कार्गो के अंदर। क्या सच है? नहीं, इतना जो सोच रहे हैं वो नहीं है। कार्गो में हर ऑफिस वाले को ये मिलती नहीं है। कार्गो ऐसा है कि जैसे आप 10-12 स्टेट पे 10-12 जगह इंटर स्टेट आउट
और अदर स्टेट उसमें बसें चलाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें अपन को लगेज मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि हर बस के साथ लगेज मिलता है, कुछ बसें होती है या कुछ कंपनियां हैं जिनको लगेज मिलता है। पर ये कहना गलत है कि लगेज इतना मिलता है कि बस पैसेंजर से ज़्यादा, ये गलत है। हाँ, उसका बेनिफिट मिलता है। और अभी तो हमारी सरकार जो प्रेजेंट की, उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि कोई कमा के कैसे खा ले, इसलिए उन्होंने वही बंद करा दिया। तो अब तो हमको खाली सवारियों पे चल के और ये करना पड़ रहा है। सर, ट्रांसपोर्ट बिजनेस का एक सबसे बड़ा खर्चा है फ्यूल का। आज की तारीख में जो भी पेट्रोल और डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं, भाई ऐसा होता है कि अपन टिकट के प्राइस हर 2-4 दिन में बदल नहीं सकते, एक फिक्स तो अपन को रखना ही पड़ता है। इन चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे बैलेंस करके चल रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है? ये जो रिसेंटली अभी प्रॉब्लम चली है ना, जो आप बता, क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन है कि हर 2-2 दिन से बढ़ रही है जी। तो हमको एक बार में रेट बढ़ाने के लिए एटलीस्ट 10 दिन लगते हैं। 10 दिन इसलिए लगते हैं कि हमको सारे जो रूट ऑपरेट कर रहे हैं उनको बुला के उनसे पहले तो कंफर्मेशन लेते हैं कि भाई आपके रूट में इतनी रेट बढ़ा रहे हैं इस रेशियो से, वो बताओ। अब वो 10 दिन का पीरियड चलता है, एक रेट हमने फाइनल की, उसके बीच में 3 रुपये और बढ़ा दिए, तो फिर वापस से चेंजिंग करो। तो अभी प्रेजेंट में हमारे साथ यही हो रहा है कि हमने रेट लिस्ट बना दी, रेट लिस्ट बनाने के साथ में फिर डीजल बढ़ गया, तो फिर वो कैसा, ये हमारे को मंजूर नहीं है, और बढ़ाओ। तो अब भी लास्ट अब नेक्स्ट 14 को हमने वापस यूनियन मीटिंग बुलाई है मैंने। अच्छा। बद्री जी को उस दिन मैंने कहा आपको स्पेशली उस दिन आना ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मुद्दा हो रहा है रेट का। तो उस दिन हम बैठ के और रेट का फाइनल करेंगे। तो जैसे अभी एक बात बताया, आपने बताया कि अभी आप लोग 14 तारीख को बैठ के फिर डिस्कशन करेंगे। प्राइजेस अगर और बढ़ जाएंगे तो प्रॉब्लम तो कस्टमर को आ रही है। कस्टमर का मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पता नहीं, हिंदुस्तान की खाली एक ट्रैवल करने वाले नहीं, वो ट्रैवल वाले हर जगह उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि पता नहीं अपने हिंदुस्तान की जनता क्यों साइलेंट होकर बैठती है। रोड पे आके सरकार का विरोध करो, कुछ भी करो, किसी भी एंगल से आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। हाँ, ताकि लोगों को, सरकार को पता लगे। वो अब यहाँ की जनता को हम बोझ ही नोट करते हैं, आप भी नोट करते होंगे कि सरकार बढ़ाई जा रही है हर चीज़ में, चाहे टैक्स ले लो, जीएसटी ले लो, डीजल बिल ले लो, डीजल का पैसा ले लो, पेट्रोल का ले लो, सब रेटें बढ़ाते रहते हैं। सब जनता है जो चुपचाप ऐसा मुंह नीचे करके बस उसका एक्सेप्ट कर रही है। तो ये होता है कि पर्टिकुलर किसी को प्रॉफिट पहुंचाना या वो सब कुछ करना, सरकार जो भी करिए जनता सब समझती है। सरकार का सीधा एक रेट घटाने का तो सिस्टम ही नहीं है। जो चालू हो गया, सरकार, जनता ने एक्सेप्ट कर लिया, अब वो बढ़ने के बाद में कम नहीं होता, वो चलता रहता। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हो सकता सरकार की क्या पॉलिसी हो, प्रेजेंट सरकार की। भाई मेरा आपसे क्वेश्चन करने का ये पॉइंट था सर कि आज की तारीख में क्या हो गया, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो ज़रूरी नहीं है ट्रेन से ट्रेवल कर सके या खुद के पास में गाड़ियाँ है या फ्लाइट में जा सके। एक रोडवेज ऐसा सेक्टर है ना कि वो हर एक आम आदमी भी उसके अंदर चढ़ के कहीं ना कहीं पे पहुँचना चाहता है। तो ये जो प्राइसिंग फैक्टर होता है ना, उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ देता है कि आज अगर चीज़ 50 की और कल अगर उसके 100 मांग ले तो वो दे नहीं पाते। बिल्कुल सही बात है, पर वो दे नहीं पाते। तो हमने आपको बताया ना, हमारे को भी दुख होता है कि हम हमारे पैसेंजर से इतना रुपये कैसे ले, जी। बट वो हमारी मजबूरी है कि हमारे लिए कॉस्ट बढ़ गई, बिल्कुल, डीजल की वो सब कुछ, तो हमको तो उसी हिसाब से देना पड़ेगा। अब जनता है, उनको जाना है तो उनको देना पड़ेगा पैसा, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो सही बात है सर। एक नए बस की कीमत लाखों करोड़ों में तो होती है। लाखों में होती है। 2 तरह की बस आती है, जैसे टाटा और लीलैंड आइसर गाड़ी है, ठीक है, वो 35 लाख तक आ जाती है। ओके। 25 से 30 लाख बॉडी बिल्डिंग वाले ले लेते हैं, फिर 5-7 लाख रुपए एसी के लग जाते हैं, ये कॉस्ट है। एक वॉल्वो आती है, तो वॉल्वो की कॉस्ट 1 करोड़ 80 लाख से 2-2.5-3 करोड़ रुपए तक चल जाती है। ओके। तो ये 2 तरह की बसें होती है। आपके पास में अभी कितनी बसें होगी? हमारे पास में 50 बस है। 50 बसें? 50 बस जो इस लाइन में चल रही है। ओके। और 50 बस है जो
ग्रुप बुकिंग में जैसे करते हैं ना, पार्टी बुकिंग में, जी। उसके लिए है। ओवरऑल देखे तो 100 से ज़्यादा 100 का फ्लीट है। आने वाले फ्यूचर में हम और कितनी देख सकते हैं? आप सबकी दुआ रहेगी और अच्छी सर्विस देंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। और हम तो सबसे यही करते हैं, गुजारिश का हमारा में प्रेयर करें और हमें और आगे उन्नति मिलती रहे। बिल्कुल सर, हम और तो इसके लिए हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको पैसेंजर को पूरी व्यवस्था, पूरी फैसिलिटी देंगे तो हमारे पास में कैपेसिटी बढ़ेगी, तब हमको रिक्वायरमेंट होगी कि एक की जगह 2 लगाएं। आपको क्या लगता है कि आप आने वाले टाइम के अंदर जो ये आपका एक बिजनेस है इतना बड़ा, आप इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जो आने वाले लोगों को और ज़्यादा एक्साइट करेगा, और ऐसी फैसिलिटीज़ आप क्या ऐड करना चाहेंगे? फैसिलिटी में तो कंफर्टेबल जो चीज़ होती है, तो जैसे कोई बस 25 लाख में भी बन जाती है, 35 लाख में बनती है, बस सेम होती है। जी। आप देखोगे तो आपको लगेगा सेम बस है, जी। बट उसके अंदर जो मटेरियल लगता है, इंटीरियर कह सकते हैं। इंटीरियर नहीं, अच्छा। जैसे अपन ये स्लीपर है, जी। उसके अंदर जो मटेरियल लगा है वो आधे कॉस्ट में भी आ सकता है, और अगर आप अच्छे से बढ़िया सर्विस देना चाहते हो तो डबल कॉस्ट में आएगा। उसके ऊपर जो रेगजिन या जो कपड़ा लगता है वो 150 रुपये से लेकर 500 रुपये मीटर तक का होता है। अच्छा। तो जैसे आपको बढ़िया सर्विस देनी है या इनको करना है तो फिर वो कॉस्ट बढ़ाओ आपके मैन्युफैक्चर की, तो ये फैसिलिटी हम देते हैं। अभी हमने कुछ ही महीने हुए बसों में अटैच लाइट बार चालू कर दी है। हाँ हाँ, है ना। अटैच। तो ये एक फैसिलिटी है। अदरवाइज कई पैसेंजर होते हैं कि भाई हम बाहर गाड़ी रोको, हमको जाना होता है, तो हम लोग ये भी उस समय ये ध्यान रखते थे कोई पैसेंजर की ये कंप्लेन हमारे पास नहीं आनी चाहिए कि ड्राइवर को बोला कि भाई बाथरूम करना, उसने रोका नहीं। क्या होता है कई बार ड्राइवर देखते हैं 5 किलोमीटर आगे होटल है जी। वहाँ रोकेंगे। अब ये ड्राइवर को पता नहीं है कि कोई शुगर पेशेंट होता है, उसको सडनली उतरना पड़ता है और बाथरूम करनी पड़ती है, तो वो कई बार ऐसे रोकता है। तो इन चीज़ों का हम बराबर ध्यान रखते हैं, पैसेंजर से पूछते रहते हैं, अंदर हमारे नंबर लिखे होते हैं, हेल्पलाइन नंबर। और आजकल तो ज़माना तेज है तो वो फटाक से वो डाल देते हैं, तो उससे हमको पता लग जाता। तो हम वो ध्यान रखते थे कि फटाक जहाँ पैसेंजर ने कहा वहाँ गाड़ी रोको, भले 2 किलोमीटर आगे पेट्रोल होटल हो, और आपको वहीं रोक के उनको ये फैसिलिटी, बाथरूम की अगर जो भी फैसिलिटी वो चाह रहे वो दे दे। तो फिर देखा कई बार ड्राइवर नहीं करते हैं, तो अब हमने अटैच लेट बाथ अंदर ही बनाना चालू कर दिया, ताकि उनको ये प्रॉब्लम नहीं रहे कभी गाड़ी रुकाए, अंदर ही वह सारा कुछ व्यवस्था। आपकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5-10 सालों के अंदर जो आपका एक विजन है वो और बहुत ज़्यादा ब्रॉड होने वाला है। बहुत ऐसी चीज़ें आने वाली है जो शायद हो सकता है कि आपकी जो ये रोडवेज वाला जो बिज़नेस है, ट्रांसपोर्टेशन का जो बिज़नेस है, वो और ज़्यादा ग्रो करेगा, कस्टमर और ज़्यादा उसको फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लग रही है सर सुनने में मेरे को। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, रोडवेज एक अलग, ओके ठीक है, और हम प्राइवेट बस एक अलग सेट है। ओके। तो रोडवेज को हम इंक्लूड नहीं कर पाते, पर देखो रोडवेज हमसे हर जगह जो हमारा रेट किराया है उससे 20-30 रुपये हर जगह के रोडवेज ज़्यादा रखती है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में रोडवेज में आज भी वही बसें हैं जी। जो मेरे जन्म से पहले से जो चल रही होगी या जब भी, तो उसमें उन्होंने कुछ नया नहीं किया। वही 3x2 सीटें हैं, वही रेगजिन वाली है, उसमें गर्मी में पैसेंजर बैठ नहीं सकता, एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटी नहीं। जैसे हम लोग तो बराबर इतनी फैसिलिटियाँ दे रहे हैं, तो हमारा रोडवेज का ये हमेशा कंपैरिजन रहता है। फिर भी रोडवेज हमसे ज़्यादा पैसे लेती है और हम उनसे कम लेके भी कम। रोडवेज हर साल घाटा बताती है, करोड़ अरबों रुपए का सरकार माफ़ करती है। और हमारे ऐसा होता है कि हमको तो 7 तारीख को टैक्स भरना है, 7 को नहीं भर के 8 को भरा तो उस दिन हमारे 3% की पेनल्टी लग जाएगी। ऐसा क्यों होता है? अब यही तो कह रहा हूँ ना, सरकार की पॉलिसी है। रोडवेज नहीं भरे तो चलेगा, लेकिन प्राइवेट, हाँ, प्राइवेट 7 तारीख को नहीं भर के 8 को भरा 3% ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज लगता है हमारे। अच्छा, ठीक है ना। जब तक भरेंगे लेट जितना चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। रोडवेज के लिए ये कुछ भी फैसिलिटी, उसको तो फैसिलिटी है, तुम रोड टैक्स मत भरो, हम तुम्हारा माफ़ कर देंगे। इसमें ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि बीजेपी की सरकार, सारी सरकार, जो भी सरकार आई जी, उन सब ने, अब जैसे जोधपुर से बालोतरा चल रही है 10 बस से रोडवेज की,
उसमें से परमिट कितना है? 4 बस का, बस 4 बस का परमिट है। उस 4 बस के परमिट के ब्याह पर 10 चला रही थी। इसका मतलब अवैध कौन हुआ? रोडवेज हुई ना। 6 बसें फ्री चला रही है। जैसलमेर रूट पर हमने बहुत बार हंगामा किया कि जब आपके पास में 8 बस का परमिट है या 9 बस का परमिट होगा, जो भी उस समय हमने आंकड़े दिए थे, उससे जस्ट डबल चल रही थी, अभी और बढ़ा दी। कौन सा नया परमिट इशू किया? कोई इशू नहीं किया परमिट, पर चल रही है। तो अवैध कौन हुई? रोडवेज। हम तो है नहीं, हम तो परमिट लेके चल रहे हैं। हम एक दिन भी बिना परमिट चले गए तो हमारे तो गाड़ी गई पूरी। और उनको सारी फैसिलिटी, टैक्स भी माफ हो जाएगा, बिना टैक्स चल रहे हो तो भी घाटे में भी चल रही है, घाटे में भी है तो भी सपोर्ट करे, वो करे। बस उसका रीजन क्या है ये हमें नहीं पता। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, रोडवेज गवर्नमेंट है। मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का नाम से ये सेमी गवर्नमेंट है। सेमी गवर्नमेंट है तो पूरी गवर्नमेंट की नहीं है, सेमी गवर्नमेंट है। जो नॉर्म्स हमारे ऊपर लागू होते हैं वो नॉर्म्स इनके ऊपर लागू होते हैं। इक्वल दोनों को मिलना चाहिए। इक्वल है, इक्वल कानून है, ये दोनों के लिए बना। पर रोडवेज पे कभी कोई कानून लागू नहीं होता, वो हमारे ऊपर ही होता है कानून। किताबों में ये कानून है, बस मरता हमेशा बीच वाला आदमी मरता है। बीच वाला आदमी है। चलो सर, थोड़ी सी मैं राजनीति पे आऊंगा डेफिनेटली। हाँ, मुझे हाँ, आपसे बिल्कुल। काफी बात करनी है, लेकिन मैं एक चीज अभी ये जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे अभी मैंने बात करी थी आपसे कि एक बस में लाखों रुपए भी लगते हैं, करोड़ों रुपए भी लगते हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखें कि एक नई बस लेना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है या आपके पास में जो बस है उसी को तैयार करवा कर वापस चलाना? देखो, हमारी जो बसें होती है ना, उनकी लिमिटेशन परमिट की 8 साल की होती है। अच्छा। तो 8 साल तक हम वो चलाते हैं। 8 साल के बाद में तो 2 साल का परमिट जो रिन्यू होता है वो होता खाली इंटर स्टेट चलाने का। अच्छा। तो वो 2 साल 10 साल मान लेते हैं। 10 साल बाद वैसे ही हमको नई बनानी होती है। और मैंने आपको पहले ही कहा ना, जैसे अब मेरी कोई रूट है, किसी रूट में मेरे को अच्छी अर्निंग आ रही है और वहाँ मेरे को गाड़ियाँ पुरानी हैं, तो मुझे खुद को लगेगा 3 साल बाद इसको चेंज कर लो। तो उनको फिर कोई दूसरे रूटों पर लगा के वहाँ चेंज कर लेते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस पर चलती है। तो नई गाड़ियाँ चाहिए होती है, जैसे अभी पूना चल रही है, बेंगलोर चल रही है, हैदराबाद चल रही है। इनको हमारे सब ऑपरेटर को 3-3 साल से 2-2 साल से चेंज करवाना पड़ता है। अभी जैसे एक हाल ही में एक अभी जैसलमेर रोड के ऊपर एक अभी हादसा हुआ था, तो जो वो बस थी वो थी पुरानी, पर उसके नहीं, ब्रांड न्यू बस थी। अच्छा। ठीक है, ब्रांड न्यू बस थी, उसका सेकंड ट्रिप ही था। ओके। ठीक है, अब उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, ओके। वो उससे आग लगी। ओके। उस समय गवर्नमेंट ने उस डीटीओ को सस्पेंड किया, चित्तौड़ वाले को। ओके। उसके बाद में हम सबको परेशान करना स्टार्ट किया, ऑल ओवर राजस्थान को। तब मैं गया था वहाँ, क्योंकि एज ए प्रेसिडेंट था यूनियन का, जी। कार्यवाहक था पर यूनियन प्रेसिडेंट था। तो हमने यहाँ स्ट्राइक रखी। तो इन्होंने उसी दिन से ऐसे रूल लागू किया, मतलब एकदम से, कि मतलब आप छड़ी घुमाओगे सारा कुछ हो जाएगा आपके। तो हमने उनके लिए उनसे 3 महीने का टाइम मांगा, तो वो कुछ बात सुनने को तैयार नहीं थे। फिर हमने स्ट्राइक करी। स्ट्राइक करने के बाद हम जयपुर गए। जयपुर में जाके उनको सारी बातें बताई। तो मैंने कहा, साहब, जैसे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मैडम से मेरी बात हुई थी, मंत्री जी से भी बात हुई थी, पर हाँ, कमिश्नर मैडम से मेरी काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा, साहब, आपकी बस है जो 3 फीट 4 फीट लंबी है, हाँ, पीछे से आपका स्लीपर है जो 68 इंच का है, जबकि 72 का होना चाहिए। मैंने कहा एक्सेप्ट। फिर ऐसे कुछ जैसे गैलरी के अंदर स्लीपर होते हैं, स्लीपर के अंदर के साइड में कांच लगा था स्लाइडिंग वाले जी। तो वो फिर उन्होंने कहा आप लगेज भरते हो जी। तो कुछ ऐसी बातें बताई। फिर कहा आपके ये फायर वाला वो नहीं है अंदर, इमरजेंसी गेट्स भी जो साइड में होते हैं वो बताया पीछे होने चाहिए। तो हमने कुछ चीज़ें मानी। मैंने कहा हाँ आप जो कह रहे हो ये सब चीज़ें सही है, बट मैम ये जो एक्सीडेंट हुआ इसके लिए आप ये कह रहे हो, तो आप ये बताओ जिस डीटीओ ने चित्तौड़ वाले ने ये गाड़ी पास करी उसको आपने सस्पेंड कर दिया। तो ऐसी हमारे पास में 5000 बसें जो चल रही है, 5 से 7000 बसें, उनको भी तो आपके डीटीओ आरटीओ ने पास किया ना। तो आप बाकी लोगों को क्यों नहीं सस्पेंड करो जिन्होंने ये पास करी है? अच्छा, एक बस हमारी जैसे पास करी आज, उसके बाद में 2 साल बाद में फिटनेस करानी होती है, एवरी 2 साल बाद में, ठीक है, और 5 साल बाद में परमिट रिन्यू कराना होता है।
तो आपने पहले दिन हमारी गाड़ी पास की, फिटनेस की है, ठीक है। उसके बाद में 2-2 साल से फिटनेस के बाद में हमको परमिट दिया है। उसके बाद जब हम रोड पे चलते थे तो वॉल्यूशन ऑफ परमिट, उसमें जो भी कमियां होती है, जैसे लगेज भरा हुआ है, ओवर क्राउड है या कुछ भी है, उसका ये फ़ाइन लेते थे 10,000 रुपये, ठीक है। तो मैंने वहाँ जयपुर में यही कहा, मैंने कहा जो हमारे से 2017 जो गाड़ियाँ पासिंग है उससे लेकर आज तक आपने एवरेज हर गाड़ी के 2-2 3-3 चालान हुए होंगे जी। तो क्या उस समय ये कानून लागू नहीं था जो आज लागू कर रहे हो आप? उस समय आपके RTO के पास में क्या ये फीते नहीं थे जो आपको, अभी कोई टेक्निकल आदमी मिल गया जो फीते से नाप सकता, उससे पहले नाप नहीं रहा था। अभी आप कह रहे हो आपकी 6 इंची हाइट ज़्यादा है, तो उस समय जब पास की उस समय क्या हुआ था? तो उस टाइम पता चल रहा तो शायद उतारते नहीं। और उस समय ये नॉर्म्स भी नहीं था। सबसे बड़ी बात ये था, मैंने मैडम को कहा, मैडम ने कहा आपको तो ये करना पड़ेगा। मैंने कहा मैडम जो शर्तें आप अभी बता रहे हो ये सितंबर 2025 से लागू होनी है और हमारी बसें 2017 से है, तो जो 2017 से उनके पास में तो वही नॉर्म्स है जो पुराने थे, और आप 25 वाले नॉर्म्स आज उनके ऊपर लागू करना चाह रहे हो, तो वो तो 2017 की गाड़ी है, 2 साल बाद में वैसे ही हमारी डंप हो रही है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो हमेशा ये चलता आया कि साहब ये हमारे पास जब गाड़ी लेके आते हैं उस समय पासिंग कराता तब तो एक्यूरेट होती है, उसके बाद में ये ले जाके मॉडिफाई कर देते हैं। मतलब बच्चों वाली बात और हंसे जैसी बात कि आप सोचो कि जब गाड़ी बनती है तो पहले स्ट्रक्चर बनता है जी, नाप से, बिल्कुल ठीक है। उसी नाप से हमको ग्लास मंगाने पड़ते हैं जो फिक्स ग्लास होते हैं जी। उसी नाप से हमको स्लीपर बनाने पड़ते हैं। मान लो हमने 68 इंच के बनाए, वो बन गए। लंबाई है उसमें मान लो 3 फुट हमने ज़्यादा बढ़ा दी। चेसिस है जो पीछे से नहीं काटनी चाहिए वो काटी। ये सारी चीज़ें उस समय चालू थी। अब ये कैसे आप मॉडिफाई करके आ रहे हो, तो मॉडिफाई कोई हमारे पास जादू की छड़ी तो है नहीं, या आप पॉसिबल हो है कि आप बता दो कि 3 फीट गाड़ी पास कराने जाए उस दिन तो सही, और फिर 3 फीट आके बढ़ा सकते 5 मिनट में पॉसिबल है? जो ऊपर बढ़ी हुई है गाड़ी उसको 6 इंच इन्होंने का बढ़ा दी, तो 6 इंच बढ़ाने का मतलब ये होता है पूरी बस को ख़त्म करो पूरी और वापस से बनाओ। क्यों कि 6 इंच नीचे लाएंगे तो पूरी बस खुलेगी, जो गिलास हमारे लाए हुए वो तो फेंकने पड़ेंगे, उस नाप से लाना पड़ेगा। फिर मैंने कहा आप एक टेक्निकल टीम बना लो, जो भी इंजीनियरिंग हो उनको बुला लो, हमारी बस सारी ला के यहाँ खड़ी कर देते हैं, और उनको ये कह दो कि वो एक भी प्रूव कर दे कि ये गाड़ी जिस दिन बन के आई उसके बाद से लेकर आज तक मॉडिफाई हुई है। मॉडिफाई हुई है, तो मॉडिफाई कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, अगर वो प्रूव कर देंगे हम सारी बसें सरेंडर कर देंगे। आपकी एक चीज मैं देख रहा हूँ, आप प्यार से बोलते बोलते आप ऐसी बातें बोल देते ना सामने वाला आदमी चुप हो जाता है। नहीं, एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता, वो होता है कि आपको नॉलेज हो और कॉन्फिडेंस हो और गलत नहीं हो। कई बार क्या होता है कि जैसे वो मैं जब मीटिंग में था तो वो पास में RTO साहब बैठे थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास में RTO साहब बैठे थे, तो ये क्वेश्चन RTO साहब ने कहा, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं था। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि दुनिया की कोई ताकत इसको प्रूव नहीं कर सकती क्योंकि हमने ऐसा किया ही नहीं जी। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होता है, कुछ नॉलेज भी होना चाहिए। बगैर नॉलेज का आप बोलोगे तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। सर अब एक चीज पूछना चाहूंगा, ऐसा कौन सा रूट है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है बस लाइन के? नहीं, ये ऐसा अपन कुछ भी नहीं कह सकते, सारे रूट प्रॉफिटेबल है। ओके। आप सर्विस अच्छी दोगे वो आपको वही कमाई देगा। ओके। जो जैसे मैं कह रहा हूँ पूना चलती है मेरी गाड़ी, सूरत चलती है, बॉम्बे चलती है, तो वहाँ मैं सर्विस दे रहा हूँ, और एक जोधपुर से उदयपुर चल रहा है वो बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, तो एवरेज सबके बराबर ही होता है। आपका कोई फेवरेट रूट है? चलो ये बता दो। नहीं, मेरे तो सारी जगह चलती है इसलिए मेरा फेवरेट नहीं है। फेवरेट होता तो मैं वो एक ही चलाता रूट। मेरे राजस्थान में सारी जगह चलती है, गुजरात चलती है, महाराष्ट्र चलती है, दिल्ली चलती है, हरिद्वार चलती है, तो सारी जगह है। तो फेवरेट नहीं, मेरा फेवरेट है पैसेंजर। पैसेंजर मेरे पास में आए और मैं उनका अच्छे से अच्छी सर्विस दूँ। बिजनेसमैन वाला जवाब दिया है आपने। अब देखो बिजनेसमैन है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। सर एक इतने बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के बाद में हर इंसान क्या चाहता है कि आरामदायक ज़िंदगी, बहुत मेहनत कर ली, बहुत संघर्ष कर लिया, अब सुकून चाहता है। आप इतने बड़े बिजनेसमैन बनने के बाद में
अब आप सोशल वर्कर की तरफ बढ़े हैं, ये चीज आपके अंदर कब लगा आपको कि अब मुझे सोशल वर्कर करना है? आपने आराम को नहीं चुन के आपने समाज सेवा का काम क्यों चुना? देखो मैं बताऊं, मैं बिजनेस जो कर रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, वो कर दिया, पर जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ या मेरे से आगे देखता हूँ तो मेरे से कई गुना लोग ज़्यादा है जी। तो उस समय मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं और आगे बढ़ूँ, ठीक है। और रही समाज सेवा की बात, तो ये समाज सेवा तो मेरी उस समय से ही चालू थी जब बस लाइन में आया, और कुछ साल बाद में मेरे समाज से शायद मैं पहला बस ऑपरेटर था। पूरे हमारे जो सिंधी समाज है ना उसमें मैं पहला बस ऑपरेटर था, और एक मेरे ताऊ जी की जो बसें थी वो जोधपुर बालोतरा चलती थी। तो जब मैं इस लाइन में आया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, तो लोगों को भी ऐसा होप हुआ कि भाई इनके पास जाएंगे तो कुछ कुछ हमको रिलीफ मिलेगी। वो आते रहते थे, तो मेरा ये था कि भाई कोई आपके पास लेके आया, आशा लेके आया है, तो इसके लिए इसको काम करना चाहिए। तो जहाँ तक मेरी कोशिश होती थी मैं उनके काम करता था, और फिर वो धीरे धीरे वो बड़े स्केल पर पहुँच गया। जैसे आप सब जगह जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपका नेचर भी हेल्पिंग नेचर का है, आपको ऐसी एक चीज़ क्या लगती है, कभी आपको किसी चीज़ की कमी लगती है कि यार इस चीज़ की ये कमी और यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए थी? जब आप कभी लोगों की मदद करने जाते हैं तो आपको ऐसी कौन सी कमी महसूस होती है कि नहीं यार लोगों की ये कमी को पूरा करना बहुत ज़रूरी है? कौन सी वो कमी आपको ऐसी लगती है? मुझे आज की तारीख में, मैं जाता रहता हूँ, कोरोना काल में भी मैंने खूब मदद की, मुझे सर्टिफिकेट वगैरह सारे कुछ मिले, सब कुछ किया। मेरे जितनी हैसियत थी मेरे पूरे ग्रुप की, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई भी काम, समाज सेवा ले लो या कुछ भी काम ले लो, तो उसमें ग्रुप चाहिए होता है। तो मेरा पूरा ग्रुप था, हमने मारवाड़ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के नाम से काम चालू किया, और कोरोना के टाइम उस समय किया। उसके बाद में वो पीरियड निकल गया जी। फिर उसके बाद में जैसे समाज सेवा के लिए मैं आता जाता रहता था, वो भी कोई बुलाता समाज में, कभी किसी समाज में, तो सारी जगह आता, हर समाज, मुस्लिम समाज में। फिर मैंने नोट किया, वो नोट जब हुआ मुझे, जब कभी भी ऐसे लड़ाई झगड़े होते थे ना, तभी भी मैं तभी कहता हूँ बिल्कुल, क्यों कि हमारे मोमडन में ज़्यादा झगड़े होते हैं। तो उस समय जब पुलिस में जाना होता है या पुलिस हमें बुलाती कि यार इनका आके सॉल्यूशन करो, वो करो, तो हम जाके सॉल्यूशन करते। तब मैंने नोट किया कि ये सारी चीज़ों में जो कमियां आप पूछ रहे हो ना, वो कमियां मैंने जो नोट की वो ये थी, एक तो एजुकेशन और एक नशा, ठीक है ना। तो अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, आप नशा करोगे तो फिर जुआ भी खेलोगे, तो उस कंडीशन में आप अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी मार रहे हो, जिनके खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, और आप तो अपना शौक मौज पूरा कर रहे हो। इसमें एक आजकल हर घर घर में होगी। तो मेरे को बहुत दुख होता है कि यार इनको कुछ करें। अभी जैसे मैं समाज का अध्यक्ष भी हूँ, मैं 4 महीने पहले सिंधी समाज का अध्यक्ष बना। तब मेरे को ये था कि यार इसके लिए अपन को कुछ काम करना चाहिए। तो मैंने एक समाज लेवल पर लिस्ट बनाई कि भाई कौन बच्चे और बच्चियाँ पढ़ना चाहती है बट उनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम के लिए उसने हमने सबसे लिस्ट मंगाई, पूरा हर एरिया से, बहुत कि जोधपुर पूरे में हमारा समाज फैला हुआ है, तो सबको कहा, उन्होंने लिस्ट ला के दी। फिर मैंने से उनसे टैली किया कि भाई ये लड़का है या बच्ची है जो पढ़ना चाहती है पर इसके पास पैसे नहीं है, तो इसके फादर क्या करते हैं? तो फादर अच्छा खासा कमा रहे हैं बट वो घर पे 1 रुपया भी नहीं लेकर आता। उसकी मदर है जो कहीं फूक पोछे करके, कोई बांधनी बांध के वो घर चला रही है। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि आप कमा के और जुआ सट्टे, मतलब खुद के लिए कमा रहे हो, और वो भी सुबह कमा रहे हो शाम तक के लिए, शाम को आप ख़त्म कर दोगे। तो ये कमियाँ मुझे बहुत खड़ी। तो मैं तो सरकार से भी बार बार अपील करता हूँ, मैं हर बार जाता हूँ कभी भी मीटिंग में, मैं कहता हूँ सर इनके ऊपर आप ध्यान दो। शिक्षा और ये नशा, ये MD जो चल रही है, हजारों युवाओं को ख़त्म कर चुकी है। और आने वाली, मैं कह रहा हूँ लिटरली, आने वाले 5 से 7 साल में हिंदुस्तान की यूथ ऐसी हो जाएगी कि उनके दादा है ना, वो उनसे जवान लगेंगे और ये उनसे नीचे झुके हुए देखेंगे। इतना ज़्यादा ये एडिट होने के बाद में कभी छूटती नहीं है। वो इसका हैबिट हो गई उनको, अब उनको चाहिए, एडिक्शन हो गई, तो फिर उनको लाना ही लाना है, लेना ही लेना है।
तो ये चीज़ें मुझे कमी खली थी। कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताओ ना, अभी आपकी जैसे बात सुन रहे हो तो मुझे लग रहा है ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए होंगे जो आपके सामने आए होंगे, पर ऐसा कोई एक इंसिडेंट जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया हो किसी ने? एक बार ईसा का स्कूल जो है ना, सिटी के अंदर का एरिया, उसमें एक लड़का था और एक मेरे दोस्त का बच्चा था। पहले तो उसका था ईसा के स्कूल, वो बहुत ज़्यादा एडिक्शन था इसे, एडिक्शन। हाँ। तब हम लोगों ने उनके घर वालों को कहा इसको बाहर ही मत निकलने दो, इसको बिल्कुल बंद कर दो घर में। तो उनके घर वालों ने हमारा कहना मान के उसको अंदर घर पे रख दिया। 2 दिन 3 दिन तो रहा। उसके बाद में उसको तलब हुई तो उसने बहुत हंगामे किए। हंगामे करते करते के साथ में उसने चाकू उठाया और बाप को कहा पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और बाप ने कहा नहीं दूंगा। उससे जिद की तो उसने बाप के चाकू घोंप दिया। उस समय इतना बुरा लगा मेरे को कि यार हम लोग इसको सुधारना चाह रहे थे, इसने अपने बाप को मार दिया सिर्फ और सिर्फ नशे के पैसे के लिए। फिर मेरा एक दोस्त का बच्चा है, वो भी हो गया ऐसा। तो उसने हमको बुलाया घर पे, हमने जाकर उसको बहुत कुछ समझाया, किया सब कुछ किया। तो उसने कहा अंकल अब कभी नहीं करूँगा, अब कसम लेता हूँ। मैं दोस्त मेरी गलत संगत हो गई थी, उससे हो गया वो हो गया। मैंने देखा आप समझ गया होगा। थोड़े दिन बाद में देखो तो फिर वैसी कंडीशन। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैं वहाँ गया तो उसने घर के सारे बर्तन तोड़ रखे थे, जितने ही बर्तन थे, और खुद के ऐसे दीवार से सर्वर फोड़ा होगा। तो वो ये क्या हुआ? बोले ये कह रहा मेरे को बाहर जाना है और बाहर जाते के साथ में ये कुछ न कुछ लेकर आएगा, इसलिए हमने रोका तो ये कंडीशन कर दी। तो ऐसी ये सिचुएशन देखते ना तो बहुत दुख होता है। अभी ऐसे कैसे 2-4 फैमिली जो मैं कह रहा हूँ लिस्ट बना रहे हैं। आप बिलीव करो, आप मेरे साथ चलो, मेरा बिलीव करो, आप मेरे साथ चलो। आप उन बच्चियों को देखोगे, इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ, उनकी माँ बेचारी उनको लिए बैठी है, बांधनी बांध रही है, और वो बाप है जो कहा है कि टैक्सी चला रहा है। तो भी टैक्सी चला रहा है तो इनकी ये कंडीशन कैसे? तो कैसा हमको तो कुछ ला के ही नहीं देता, कुछ भी नहीं करता। तो वो जब मैंने वो देखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा एक तरह से आत्मग्लानि भी हुई। क्या लोग समाज में ऐसे भी हैं जो रात को आके घर में सोते हैं, उस समय उनके ये छोटे छोटे बच्चे नज़र नहीं आते। अपन को जैसे होता है ना, अपन रोड पे चल रहे ऐसे बच्चे, तो एक दया सी आती है, क्या इतना छोटा बच्चा ऐसे घूम रहा है, तो उनको कोई दया ही नहीं आती। तो ऐसे काफ़ी मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंस हुए। तब मेरे को लगा कि ये नशा और शिक्षा 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है, नशा छुड़ाना और शिक्षा। ये ओके सर, आपने अभी एक चीज़ बताई थी कि जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन है मारवाड़ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सर पूछना चाहूँगा मैं एक फेयर बात कि ये सिर्फ आपने जैसे बताया कि आपकी जो सिंधी कम्युनिटी है उन्हीं के लिए बनाया या नहीं, सब लोगों के लिए? नहीं, ये हमने बनाया था हर एक के लिए। ओके। और चाहे कोई भी धर्म जात, कोई भी जात का। और इसमें ऐसा नहीं है खाली सिंधी मुसलमान है जी, सारी कास्ट है। ओके। और जब मैंने कोरोना में ये, आप अगर पता करना, शायद कोरोना में जो सबसे पहले टिफिन वाली व्यवस्था खाना पहुंचाने की, जी, शायद हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। वो भी मैं मेरे दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ, जो मेरे रिश्तेदार भी है उनको, कि उन्होंने आके कहा भाई साहब अपन एक ऐसा करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं। तो पहले हमारे समाज का छोटा सा रखा भी 500-600 जनों को पहुँचाएंगे। फिर हमको लगा कि नहीं यार इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। फिर हमने वो बढ़ाया तो फिर 5000 तक पहुंच गया पर डे का। तो उस समय मेरे पास में जब फ़ोन आते थे तो ये मेरा जो सेंटर पॉइंट था ना, ये कबीर नगर था। तो वहाँ से सारी कच्ची बस्तियाँ सारी उधर है, तो वहाँ पहुँचाना होते थे। गवर्नमेंट से भी हमको परमिशन मिल रखी थी कि ये गाड़ियाँ, टैक्सियाँ जो भी जा रही है ये उनको खाना पहुँचाना जा रही है। तो के कॉलोनी, जालामंड चौराया, खेतनाडी, वहाँ से मेरे पास फ़ोन आते थे, क्योंकि नंबर दिए हुए थे। वहाँ से मेरे पास फ़ोन आते, साहब हम भूखे हैं, हमारे खाना पहुँचाओ। तो वह हमने कास्ट नहीं देखी, इंसानियत को तवज्जो दी और उसी ब्याह पर हमने वहाँ सब जगह भेजा। फिर ये अच्छा रहा, मैं उन लोगों को वापस धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने ये हमारा जो ये सिस्टम देख के फिर उन्होंने चालू किया। तो हमारे क्या हुआ आराम, ये कि जैसे के कॉलोनी या उधर जालमंड साइड, उधर कोई संस्था थी उसने चालू कर दिया, इधर खेतनाडी साइड में यहाँ किसी ने चालू कर दिया। तो हमारा एरिया थोड़ा सीमित हो गया, तो मैं और ज़्यादा अच्छे से उनकी सेवा कर पाया। और ये बात थी।
तो इसमें समाज, मैं कभी भी समाज के साथ या इस टाइप से नहीं रहता कि भाई समाज ही है। मैं कहता हूँ अपन सब समाज है और इंसानियत को तवज्जो देता हूँ। आजकल अगर बात करी जाए, आप भी जानते हैं पार्टियों के अंदर कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि झगड़ा चल रहा है। लोग समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक मुस्लिम पार्टी है, बीजेपी पार्टी सिर्फ एक हिंदू पार्टी है। ये आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये जो भी पार्टी है, जो भी कर रही है, चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे, उनको सबको मालूम है कि उनको कोई न कोई मुद्दा चाहिए होता है, ठीक है। तो वो मुद्दा जनता पर थोपने के लिए और अपने आप को प्रमोट करके अपनी सत्ता हासिल करने के लिए करती है। और सत्ता हासिल करने के बाद कौन सा वो किसी के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं या किसी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, सिर्फ उनका सत्ता तक का है। तो ये पॉलिटिकल चीज़ है, इसको मेरे हिसाब से इतना लंबा चौड़ा इश्यू नहीं लेना चाहिए। अब ठीक है, इन्होंने बना दिया इस पॉइंट को, वो लोगों के दिमाग में घुस रहा है। वो इसीलिए घुस रहा है कि एजुकेशन की कमी है। अगर एजुकेटेड इंसान होता तो उनको सब समझ में आता कि ये चुनावी फगडंडे है और ये राजनीति और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो देखा जाए तो मतलब आप सबको एक समान ही मानते हैं? मैं एक समान मानता हूँ, बिल्कुल, चाहे कोई भी है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, मन ही मन के अंदर तो उनको पता होता है कि नहीं, हम सिर्फ एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा एजेंडा यही है। आपसे बात करके एक चीज़ ये पता चलती है कि आप जैसे समाज सेवा भी करते हो, तो समाज सेवा में सब तरीके के लोग आ जाते हैं। तो किसी के लिए भी ऐसा भेदभाव नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई ये सिर्फ चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, इन लोगों के लिए ही है। तो वो चीज़ देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि नहीं, अगर आज ये चीज़ हो गई सर कि आज हमारे समाज में, चाहे आज हमारे जोधपुर शहर की बात करें और आप एक जाने माने नाम है, तो जब देखते हैं कि आपका प्रेम सबके लिए बराबर है तो हमें अच्छा लगता है। और लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी ऐसा होगा कि कल को किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत होगी तो मारवाड़ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उन लोगों के लिए खड़ा है। बिल्कुल सर रहेगा। और उनसे पहले हमेशा ये चीज़ है कि जफ़र भाई हमारे लिए खड़े हैं। बिल्कुल, हमेशा खड़ा 24/7। मैं बताता हूँ एक बात कि आप जैसे कह रहे हो ना कास्टिज्म की बात, इसको और क्लियर करता हूँ कि मेरा बर्थडे आता है तो लोग केक काटते हैं, वो करते हैं, बट मेरा क्या शेड्यूल होता है, सुबह मैं 7 बजे हमारा पूरा ग्रुप निकलता है। ओके। पूरा ग्रुप निकल के अपना सूरसागर में कालीबेरी में एक गौशाला है जी, तो हम पहले एक दिन पहले वहाँ गौशाला में वो लापसी बनवा देते हैं पूरा। तो पहली हमारी शुरुआत वहाँ से होती है। उस गौशाला में उन सबको, गायों को पहले किया, फिर वो मंदिर है उस पर फूल वूल चढ़ाए, जो भी किया, प्रार्थना करी, फिर वहाँ से निकलते हैं। फिर आगे वो सिलोकिसिस बीमारी से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके पास जाता हूँ, उनको जो भी कमियां हैं, ड्रेस है, बैग है, स्कूल बैग है, वो सारा पूरा करता हूँ। तो यहाँ कास्टिज्म नहीं है। उसके बाद में आता हूँ वापस से, तब आते हैं सूरसागर से नीचे उतरते, रामदेव पेट्रोल पंप वगैरह, उसके सामने गौशाला है। जी बिल्कुल है। वहाँ मैं ये वितरण करता हूँ, रिचका वगैरह जो भी वो डिमांड करते हैं। उसके बाद में मैं वापस आता हूँ चूना खेड़ापति वाला जी, ठीक है। और उसके बीच में कोई छोटे बड़े हमारे केक के प्रोग्राम रखते हैं, हाँ वो अटेंड करते हैं। और वो अगर कोई मेरे से इतना प्यार रखता है और कहता है साहब आप केक काटो तो काटते हैं। उसके बाद हाँ कबीर नगर जाता हूँ। कबीर नगर में बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है लोगों की, तो हम पूछते हैं भाई आपको क्या चाहिए। तो पिछली बार जैसे मेरे को वहाँ के लोग जो झोपड़े में रह रहे, उन्होंने कहा आगे बरसात की सीज़न है, तो बरसात के सीज़न है तो साहब हमारे को, बाकी सब तो ठीक है, हमारे को त्रिपाल चाहिए। तो मैं पूछा भाई कितने साइज़ के त्रिपाल, तो कि इतनी साइज़ के त्रिपाल है, 100 त्रिपाल चाहिए। तो मैंने 100 त्रिपाल ले लिए। हाँ उस समय मेरी पार्टी के सारे नेता मेरे साथ रहते हैं, वो उनको बराबर मेरा प्रमोट करते रहते हैं। जैसे कुंती जी है, मनीषा जी है, राजेंद्र जी सोलंकी साहब है, जितने भी सीनियर लीडर वो सब मेरे साथ चलते हैं इस पूरे दिन के शेड्यूल में। फिर हम वहाँ उनको त्रिपाल मांगा, उनको दे दिया। फिर कोई बच्चा है वहाँ गरीब, उनको वही बैग, स्कूल बैग, पूरा अंदर वो जो भी किट मांगते, स्टूडेंट बॉक्स वगैरह, टिफ़िन खाने का, पानी की बोतल और ये सब देके। उसके बाद में हम आते हैं कोडी आश्रम है ना अपने मसूरी, वहाँ आते हैं। वहाँ आके हम उनको पूरा खाना खिलाते हैं, उनको पूरा दान वितरण करते हैं। उसके बाद में
अपना घर आता है नोंते स्कूल के पास में, जी। ठीक है। वहाँ अपना घर में उस दिन का खाना होता है हमारी तरफ से पूरा पूरा। वो उस समय हमको पहले लिखाना पड़ता, तो वो शाम का समय का खाना हो जाता है। जी। फिर लवकुश आश्रम है ना, हाउसिंग बोर्ड में, तो वहाँ हम पहले से पूछ लेते हैं, तो वो हमको एक लिस्ट देते हैं। वहाँ सिस्टम है, एक लिस्ट देते हैं, भाई ये चीज़ें हमको चाहिए, तो वो चीज़ें लेके और ये मैं उनके साथ करके फिर है जो मेरी दरगाह है जिनको मैं मानता हूँ, वहाँ जाता हूँ, वहाँ को चढ़ावा करता हूँ। तो ये करके ऐसे करके ये मेरा पूरा शेड्यूल रहता है। तो अब आप नोट कर सकते हो कि अगर मैं ये सब चीज़ कर रहा हूँ, तो अगर मेरे अंदर कोई ऐसी कंट्रोवर्सी या भावना, तो मैं ये सब नहीं करता। वो होता तो शुरुआत में मेरे दरगाह से करता, बिल्कुल, है ना। और जो आपने गौशाला से करी है। हाँ, जबकि मैं गौशाला से करता हूँ, मैं से ये करता हूँ, और बीच में कभी पौधारोपण कर लिया, वो कर लिया। पर ये है कि मैं जाता सबसे लास्ट में मेरे वहाँ दरगाह पर, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि भाई ये ऐसा। मैं हमेशा संदेश ये देना चाहता हूँ, अपन सब भाई हैं। धर्म के नाम पर यहाँ अपन जब पैदा होके धरती पर आए ना, उसके बाद में धर्म के नाम से अपन को बांटा गया, और उसी का ही फायदा सब कुछ उठा रहे हैं, सब लोग उठा रहे हैं, सब उठा रहे हैं, चाहे कोई भी हो। जी। ये इसलिए समाज सेवा का जो काम होता है ना, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है पॉलिटिक्स में जाने के लिए। क्या हम आपको आने वाले 5 साल बाद में चुनावी स्तर पे देख सकते हैं? देखो, मैंने पिछली बार भी कोशिश की थी, बट आप इसको समाज सेवा से मत जोड़ो। मेरे समाज सेवा मैंने कहा ना 98 में शुरू की, तो उस समय तो मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं था कि आपको पॉलिटिक्स में आना है। Okay. हाँ, उसके बाद में बद्री जी है, राजेंद्र सोलंकी साहब है, इनकी प्रेरणा से मैं थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लेने लगा। मेरे जैसे गुरु मानता हूँ बद्री जी जाखड़ साहब को, राजेंद्र जी सोलंकी साहब को, मनीषा जी को, कि इन्होंने मुझे थोड़ा आगे बढ़ने का मौका दिया, तब मैं इसमें आया। मैंने मेरा समाज का प्लेटफॉर्म कभी यूज़ नहीं लिया। समाज का प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया, मैंने 4 महीने पहले अध्यक्ष बना हूँ। बिल्कुल, उससे पहले तो मैं अध्यक्ष था ही नहीं। तो वो तो मेरे कहते हैं ना, समाज नहीं, पूरी जनता, उन सब का समर्थन था। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो ये पूरी जनता मेरे साथ रहेगी। उसमें मोमडन नहीं, सारी कास्ट है। और ये उस समय चला भी था कि भाई अगर जफर को टिकट दे देते तो सारी कास्ट है इसके साथ रहती, ये सीट निकाल सकते थे। तो फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर वापस कोशिश करूंगा। ये आपने एक बहुत बात बोली ना सर, ये सही में टच हुई मेरे को, कि जब आपने 98 में जो काम आप स्टार्टिंग से कर रहे थे, उस टाइम तो आप नेकी करना चाहते थे, पर नेकी करने, जब अपन कभी नेकी करते हैं ना, तो बीच में अड़चने बहुत आती है सर। लोग बहुत अपन को रोकते भी है कि तू ये क्यों कर रहा है। तो कभी कभार जब खुद की बात मनवानी होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास में थोड़ी सी एक पावर होनी चाहिए कि आप अगर लोगों के लिए कुछ करें तो लोग उसको अच्छी तरीके से कर सके और उसको समझे भी। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो आपका डिसीजन है, या आपने जो भी चुनाव आप आगे भी लड़े या आपने पिछले लड़े, वो सही निर्णय है मेरे हिसाब से। क्योंकि लोगों तक अपनी बात रखना और पहुंचाना और उनके लिए काम करना वही आदमी करेगा जो उनके साथ में दिल से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने बताई है। अब देखो ना, ये सारी चीज़ें मैं करता रहा, तो मैं मेरी पार्टी को भी धन्यवाद देता हूँ, अशोक जी गहलोत साहब को जी, गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को, राहुल गांधी जी, जो एक बहुत हाई लेवल के और इंटेलिजेंट पर्सन है। मेरे को नहीं लगता कि आज की तारीख में पॉलिटिकली उनके बराबर कोई इंसान होगा जी, ठीक है। तो इन सब की मेरे ऊपर हमेशा ही हाथ रहा। अभी जैसे अशोक जी गहलोत साहब ने मुझे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक आयोग का महासचिव बनाया। ओके। उसके जस्ट बाद में मुझे जोधपुर प्रदेश कांग्रेस महासचिव खेल प्रकोष्ठ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी खेल सचिव खेल प्रकोष्ठ का जोधपुर का अध्यक्ष बनाया। तो मैं खेल प्रकोष्ठ जोधपुर का अध्यक्ष हूँ। और उससे पहले मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था। तो ये मुझे ऐसा नहीं पार्टी मुझे इग्नोर कर रही है, पार्टी ने मुझे समय समय पर कुछ न कुछ दिया है, और वो उससे लगता है कि भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ। भाई पार्टी भी सर तब देती है ना कि जब किसी इंसान में कैपेबिलिटी नजर आती है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। आप कोई अच्छा काम करते हो तो कहीं ना कहीं से बात पहुंच ही जाती है कि ये आदमी काफी अच्छा काम कर रहा है और इनको शायद ऊपर लाएंगे तो ये लोगों के लिए और अच्छा काम करेंगे। अब क्या होता है
का टिकट तो होता है एक, मांगने वाले होते हैं 1000। तो पार्टी को तो एक लेना होता है जी। अब उसमें पार्टी बहुत मंथन करती है, बहुत सीनियर है, उन्होंने वर्षों से पॉलिटिक्स की है, चला रहे हैं, तो फिर उनको सेलेक्ट करना होता है एक। तो उस समय उनके लिए बहुत ऐसे स्थिति भी बन जाती कई बार कि नहीं चाहते हुए उनको ऐसा देना पड़ जाता है। तो अपन वो सोच के चलते हैं, कोई पार्टी तो अपने पक्ष में है ही है, हो सकता है कोई पॉइंट उनको ऐसा मिला होगा कि भाई मेरे को नहीं देकर उनको देना पड़ा टिकट जैसा। बट मुझे उस टाइम जब अभी 2-3 साल पहले जब इलेक्शंस हुए थे और जब आपने फॉर्म भरा था, मेरी दिल से ये इच्छा थी कि आपको टिकट मिलना चाहिए। थैंक यू। लेकिन उस टाइम जो भी कारण रहे हैं, बट मेरी उस टाइम दिल से इच्छा ये थी, और मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर के अंदर आप हमेशा हमारे सामने आएंगे। बिल्कुल आपको थैंक यू। तो आज की जनरेशन को आप किस बात से सबसे ज्यादा सतर्क रहने के लिए कहेंगे? मैं आज की जनरेशन को बहुत कहते ना दिल से और भारी मन से ये उनको बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जो अभी देश में माहौल चल रहा है, सांप्रदायिक माहौल, जी, उनके बहकावे में नहीं आए। सबसे बड़ा काम है, यूथ ही है जो देश को आगे बढ़ाएगी। यूथ है तो देश है, ठीक है। और यूथ अगर इनके बहकावे में आ गई, इट मीन्स देश का बेड़ा गर्क है, फिर ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। फिर जो अपन को यूज लेना है, तो आज की यूथ पढ़ी लिखी भी है, अभी काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे इनकी बातों में आके और ये ऐसे करेंगे, तो जो अनपढ़ है वो उनके पीछे चले जाएंगे। और अपने तो जोधपुर में या क्या राजस्थान में ऐसे डरा या हिंदुस्तान में कि वो होता है ना, एक भेड़ों का झुंड होता है, वो भेड़ों का झुंड जाता है, जो आगे वाले भेड़ है ना वो चलती है। और आप नोट करना, भेड़ों के झुंड में एक बकरी साथ में रखते हैं। वो बकरी इसलिए साथ में रखते हैं, वो बकरी आगे जाएगी, रास्ता बताएगी तो भेड़ जाएंगे। खाली भेड़ होंगे ना, तो वो भेड़ गया, एक कोई कुएं में गिर गया, तो पीछे वाले ये सोचेंगे नहीं, वही कुएं में गिरते रहेंगे। ठीक है ना। तो अपने यूथ को ये चीज़ समझनी चाहिए कि कोई अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो सब सोच समझ के लो। और नशे का तो मैं बार बार कहता रहूँगा जब तक मेरे है कि ये नशे से दूर होए। पूरी जनरेशन ख़त्म हो रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और जनरेशन ख़त्म होकर जो ये नशे का व्यापार कर रहे हैं, अभी अपने जोधपुर के कमिश्नर साहब इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को पकड़ा भी है। पर इनको पकड़ने के बाद में इनको एक अच्छी लंबी सज़ा का ऐसा कुछ प्रावधान निकाले या कुछ करे, तो हो सकता है उस डर से ये बिजनेस नहीं करे और अपनी यूथ है वो बच के रहते हैं। नहीं भी मुझे ऐसा लगता है कि सबको शॉर्ट टाइम के अंदर बड़ा पैसा बनाना है, इसीलिए उसमें जाते हैं। और इसी कारण से ये जो अपनी यूथ है वो इसीलिए उसमें घुसती है। वो घुसती है, फिर क्या करती है, वो खुद ने थोड़े दिन हो गए, आदत बन गई, फिर वो उसे लेके अपने 4 दोस्तों को और बेचने का चालू करेगा ताकि उनको इनकम चलो, फिर वो 4 और करेंगे, तो एक कड़ी बन गई इनकी। तो ये चैन को तोड़ के और इस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और यही मैं बात यूथ से कहना चाहता हूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा विचार करना चाहिए। सीजेपी पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके लिए तो नो कमेंट्स वाली बात है, ठीक है ना। ऐसा क्यों बोला आपने नो कमेंट्स वाली बात? देखो, आदमी को यही बात तो आपने कही ना, जैसे आदमी को रातों रात हीरो बनना हो ना, तो एक पॉइंट पकड़ लो, ठीक है, उसके ऊपर आप डाल दो मीडिया पर, ठीक है, उससे आपके व्यू बढ़ जाएंगे, वो हो जाएगा, वो एक रातों रात में हीरो बन जाएगा वो आज। अब जिस दिन ये आया था दिल्ली अभिजीत, उसके बाद अब वो क्या कर रहे हैं, ठंड हो गए ना, उस मीटिंग के बाद में कुछ बोला क्या? तो ये कुछ नहीं होता। ये जो जनता उनके साथ जुड़ते हैं ना, वो तो जुड़ जाती है भावना से। वो इंसान जुड़ता है अपने स्वार्थ से, जो पार्टी बनाता है, कहीं न कहीं वो कुछ न कुछ अपना स्वार्थ सीधा करके चला गया होगा। बाकी अगर आप इतना कुछ बोलो और सरकार आपको गिरफ्तार नहीं करे, या क्यों नहीं, मैं बोल जाऊँ भी आपके सामने, मुझे मालूम 2 घंटे मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें रातों रात वो कहते हैं ना हीरो बनने की, और ये नहीं सर, हीरो बनने का तो है, लेकिन जैसे अभी आपने मुझे एक बात बताई थी कि एक भेड़चाल होती है, बीच में एक बकरी भी होती है, उसके पीछे पीछे सारे भेड़ चलते हैं। तो जैसे अभी ये जो भी है अभिजीत, ये जो आए, तो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स भी है,
तो वो सब भी वहां पे गए। अब वहां जाकर एंटी नेशनलिस्ट वाली सारी चीजें चल रही है, नारे जो लग रहे हैं वो देश के हित में नहीं, अलग लग रहे हैं। अलग लग रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, पढ़ा लिखा इंसान भी अगर ऐसी गलती करता है तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वो पढ़ा लिखा इंसान जो गलती कर रहा है वो जान करके कर रहा है, बिना जाने नहीं कर रहा है। वो पढ़ा लिखा इंसान अपना दिमाग काम ले रहा है, अनपढ़ काम नहीं लेता, पढ़ा लिखा वो दिमाग काम लेके और वो कर रहा है। अन्ना हजारे जी ने ये किया दिल्ली में, ठीक है। केजरीवाल साहब बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे, ठीक है, IAS थे। उन्होंने देखा ये रास्ता ठीक है, ये सीढ़ी बढ़िया है, थोड़े दिन उनके साथ बैठे, 13 महीने में पार्टी बना ली, एक बार दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गए, फिर कुछ महीने बाद वापस से चुनाव होते हैं, स्पष्ट बहुमत लेकर आ जाते हैं, ठीक है। फिर अन्ना हजारे जी कहाँ गए, उनको अभी मालूम ही नहीं है, क्या उनको बुखार भी चढ़ रहा है, खांसी हो रही है, क्या हो रहा है, और तो बस उनको वो सीढ़ी चाहिए थी, वहाँ तक यूज लिया। अब उन्होंने कभी अपनी आज तक की इंटरव्यू में कहीं पर भी ऐसा नहीं सुना होगा कि मेरे गुरु अन्ना हजारे जी है, मेरे को अन्ना हजारे जी ने प्रमोट किया, वो किया। जैसे मैंने तो अभी आपको सामने कहा जी, तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने यूज लिया, वो पहुंच गया आगे। इन्होंने कोशिश की, ये पहुंचे नहीं, तो बस चल रहे वापस से। सर काफ़ी सारी बातें हुई, आपकी बिजनेस जर्नी को भी सुना, अपन ने पॉलिटिक्स के रिलेटेड भी काफ़ी बातें करी। आज से 2 साल पहले आपका एक ब्लड कैंप हुआ था, वो पूरे जोधपुर का इतना बड़ा वो ब्लड कैंप था कि उस एक ब्लड कैंप के अंदर बहुत रिकॉर्ड ब्रेक यूनिट्स आई थी, 1100 यूनिट आई थी। हाँ, जो आज तक कभी भी किसी के नहीं आई है। तो उस टाइम जब आपने इतने सारे लोगों का प्यार देखा, उस टाइम आपके मन में क्या फीलिंग आई? मेरे को उस समय इतना कॉन्फिडेंस जग गया और मुझे ये लगा कि जो मैं इतने साल से जनता के साथ जुड़ा हुआ हूँ और सबके साथ मिलके, और किसी के साथ ऐसा नहीं कि भेदभाव, मेरे ऑफिस में आज भी लोग आते हैं कोई भी काम, तो मैं जो सही है ना उसके लिए लड़ूंगा, चाहे सामने मेरा भाई हो, तो मैं जो सही है उसी के लिए लड़ता हूँ। आप बिलीव करोगे, मैं जब ये इनको इनवाइट करने गया था ब्लड बैंक वालों को, तो हमने कहा आप प्लीज़ 6 बजे से शुरू कर देना। तो बहुत हंस रहे थे हमारे ऊपर, बोले 6 बजे से क्यों? तो मैंने कहा यूनिट मेरे ज़्यादा आएंगे। तो वो तो अगर साहब यहाँ जितने ही आते हैं ना, वो यही कहते हैं 150 और 200 पार हो जाएगा, बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कहा साहब बिलीव करो, आ जाओ। तो गवर्नमेंट वाले तो नहीं माने, प्राइवेट वाले 3-4 जन हैं, उन्होंने कहा हम 6 तो नहीं 7 बजे पहुंच जाएंगे। मैंने कहा आप एग्जैक्ट 7 बजे पहुंच जाना। जब वो 7 बजे अंदर आके अपने टेबल पर बैठ रहे थे ना, उस समय 150-200 लोग आ चुके थे। उन्होंने फटाफट स्लिपें भरी और सबके ब्लड लेना चालू किया। फिर जब गवर्नमेंट वाले आए तो उन्होंने देखा इतना बड़ा मामला, तो वो चलता ही रहा। उसके बाद में उनके पास में जो होता ना ये ब्लड निकालने की जो भी वो इक्विपमेंट, वो ख़त्म हो गए थे कई बैंकों के पास में। मैंने लड़के को भेज के मेरे पैसे से और फिर MGH के सामने जो दुकान है वहाँ से मंगाए। मैंने कहा जितने हैं सब उठा के लिया, वो सारे उठा के ला के उनको दिए। तब उन्होंने देखा, फिर उन्होंने खुद ने भी ये कहा हमने इतने साल में या इतने टाइम में पहले ऐसा इंसान को देखा जो कल हमारे पास आया था, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ था, और आज वो कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। और हमारी गलती यही थी कि जैसे 1100 हुए ना, तो हम क्या जनता को 50 कम बता रहे थे। अच्छा भाई जनता पूछ रही थी हमसे कि अब कितना यूनिट हुआ, तो 1100 हुआ, तो हमने कहा 120, 1020 हुआ, 1030 हुआ। एक बंदे ने क्या किया कि वो जैसे उसको पता लगा कि 1100 हो गए, उसने जाके स्टेज पर अनाउंस कर दिया, स्टेज पे कि 1100 हो गए, 1100 हो गए। तो वो खुशियाँ मनाने लगे। उस समय मेरे पास में 400 जनों की स्लिप कटी पड़ी थी, जो उसके अलावा भी और उसके अलावा थे और देना चाह रहे थे। 400 जन आपको बताऊं, वो बीकानेर से आए थे, बीकानेर और पाली से। उनकी वो स्लिपें वैसे वैसे रह गई, और वो जो ब्लड लेने वाले थे वो दिन भर से थक रहे थे, उनको तो मौका चाहिए था। उन्होंने फटाफट समेटा और वो 1101 का सर्टिफिकेट देके वो निकल गए। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि खुद का बर्थडे है तो सेलिब्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ब्लड डोनेशन क्यों लगाया? मुझे इसलिए ये लगाना पड़ा कि उस समय मेरे पास में काफ़ी लोग आते थे जो ब्लड के लिए मुझे बोलते थे। तो उस समय जो
दूसरे रॉयल ग्रुप वगैरह या मेरे एक भतीजे भांजे हैं जो पार्षद भी है, वो समय समय पर लगाते रहते थे, तो 50-100 यूनिट कर लिया। अब जैसे ये अपन चलते हैं ना जोधपुर से, तो फलोदी, पोखरण, जैसलमेर, इधर बाड़मेर, ये सारे हमारे रिलेटिव है। तो वो रिलेटिव क्या करते हैं, कभी कोई ऐसा नहीं मोमडन, कोई भी उनके गांव में किसी को कोई बीमारी होगी, अब वो रोते, तो क्या कुछ नहीं, आप हमारे भाई साहब बैठे वहाँ चले जाओ। तो मैं इनको फ़ोन करता, इनको क्या 1 यूनिट दिला, 2 यूनिट दिला। तब मुझे लगा कि आप बेचारों के साथ में बहुत ज़्यादा जास्ती होती है। तब मैंने कहा यार इस बार अपन ये करेंगे ब्लड डोनेशन वाला। तो फिर सब दोस्तों का फिर सब करेंगे, तो वो करेंगे कि पूरा रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो मैंने कहा देखो कोशिश करते हैं, बाकी सब तो ऊपर वाले के पे है। तो मालिक ने हमारी सुनी और अच्छा खासा, और आज तक रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया कोई भी? हाँ कोई नहीं तोड़ पाया। और अब मैं 12 बार जैसे जो भी कैंप लगाते हैं ना, मैं उस कैंप में सबसे पहले जाता हूँ। जरूरी थोड़ी होगा कि वो सिर्फ बर्थडे पे लगता है, वो तो आप कभी भी लगा सकते हैं। तो बीच में मैंने 3-4 और लगाए थे। अच्छा, बीच में 3-4 बार और लगा देते। अभी भी सोच रहा था लगाने का, तो मैंने कहा अभी जैसे गर्मी का माहौल है, तो आदमी एक तो इतना वो टेम्परेचर उनका हाई रहता है ना, तो इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ी बरसात हो जाए, थोड़ी ठंड आएगी, तो एक कैंप और लगाऊंगा मैं। सिर्फ शो का एक लास्ट सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसके बारे में आपका बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इतने सारे लोगों का आपको प्यार किस लिए मिलता है? ये और वैसे आपका नाम जफ़र खान है, लेकिन चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे वुमेन, कोई भी हो, सब जफ़र भाई ही क्यों बोलते हैं? ये तो देखो एक ऐसा होता है कि वो अपन हेल्पिंग वर्ब भी ले लो, वो हेल्पिंग वर्ब होता है। आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको भाई कह के बुलाऊंगा, और मेरी आदत सी है। मेरे स्टाफ पे ना, तो कई लोग जैसे अपने स्टाफ को तू कह के बुलाते हैं, पर मेरे दिल से हमेशा आप ही निकलता उसके लिए भी। और दूसरे भी कोई आते हैं जो मेरे से छोटे भी होते हैं, तो मैं कहता हूँ, तो वो कहते हैं भाई साहब मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, तो आप मुझे तू कह, मैं कहता हूँ मेरे को तू बोलना आता ही नहीं है। तो ये भाई तो एक प्यार बड़ा वर्ड होता है ना, वो हो जाता है, और वो ऐसा बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो बहुत होता है जिससे मैं, वो मेरे को कई बार लोग जफ़र साहब बोलते हैं, तब मैं उनको कहता हूँ यार तेरे आगे हाथ जोड़ूँ, तू मुझे जफ़र बोल दे, मुझे मंजूर है, जफ़र भाई बोल दे, वो मंजूर है। ये साहब मेरे लिए नहीं है, मैं उस लायक नहीं हूँ। उस लायक जिस दिन पहुँचूँगा, खुदा से प्रेयर कर रहे हैं, तब देखेंगे। पर आज मुझे जफ़र भाई, जफ़र खान कह दो, ये बहुत अच्छा है। और प्यार मुझे जनता से बहुत मिला, और प्यार तो इतना मिला कि मेरे लिए आज भी जनता एक आवाज़ पे आ जाती है, और एक आवाज़ पे खड़ा होकर जो चीज़ मैं कहता हूँ वो चीज़ करने को तैयार हो जाती है। चाहे उनके अगेंस्ट जा रहा है या उनके पक्ष में, मैंने कह दिया तो वो कर लिया। कई बार मैंने आपको भी बताया था बहुत पहले अभी इंटरव्यू में, कि जैसे थाने चौकियों का मामला होता है, तो हमारे कास्ट में ये थाने चौकी के मामले बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो वहाँ फिर वो जितने मोमडन होता आपस में लड़ते करते हैं। तो कई बार जैसे मेरे को पता लग गया, मैं पहुँच गया, कई बार पुलिस के थ्रू पता लग जाता है, मैं पहुँचता हूँ, उनको समझाता हूँ। तो समझा जब वो जाते हैं उस समय तो ऐसा होता है कि एक दूसरे का खून करेंगे बाहर निकल के, पर जब मैं उनको समझाता हूँ और जाते हैं तो वो एकदम से सब चुप होकर जफ़र भाई आ गए, जफ़र भाई आ गए। फिर उनको बैठा के कहता हूँ यार ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो मेरी कहना मान लेते हैं। तो ये प्यार ही है। फिर मैंने उनको कुछ दिया नहीं, पर उन्होंने मुझे भी ये प्यार दिया, तो प्यार का है, लोगों का जुड़ाव है, आप लोगों से जुड़ाव है। और मैं भी ऐसे कभी अपना आप को ऐसा नहीं करता कि वो मेरे पास आ रहे हैं और मैं उनसे नहीं मिल रहा हूँ या उनका काम नहीं करूँ। मेरी जहाँ तक कोशिश होती है, जहाँ तक होती है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ सबका काम बनवाने की। सबका मतलब कोई कास्ट है नहीं, सबका ही, सभी तरह के लोग आते हैं, सभी की मेरी हेल्प होती है जितनी कर सकता हूँ। तो अब आप ये बताओ हमारे शो पे आके आपको कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे द आदित्य गहलोत शो के बारे में आप? मैं कह रहा हूँ ये द आदित्य गहलोत शो जो है, ऐसे जैसा आपने शुरू किया छोटी उम्र में, तो मुझे तो ये लगता है कि आपने ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया, और ये आवाज़ आप जैसे आगे पहुँचोगे, और मुझे ये लगता है कि अगर ऐसा ये शो चलता रहा तो एक दिन मुझे लगता है कि आप काफ़ी ऊंचाई तो पहुंच जाओगे। और ये कोई मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके इस स्टूडियो में बैठा हूँ तब,
जो आपकी सोच है और जो जनता के बीच में आप पहुंचाना चाह रहे हो, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये नया जोधपुर के लिए नया है ना। आप मेरे पास में पहली बार आए थे, तब मुझे कहा यार, मैंने सोचा ये क्या है, तो मैंने कहा यार ऑफिस में ले लो। फिर आपने कहा नहीं, मेरे स्टूडियो वहाँ आना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसके लिए इतना दौड़ भाग करनी है किसी के पीछे। और मैं बार बार आपसे सॉरी मांगता हूँ नहीं कि मैंने आपको थोड़ा घुमा दिया, कि मैं थोड़ा बिजी रह गया था इस चक्कर। बट मैं ये कह रहा हूँ और ऊपर वाले से प्रेयर भी करता हूँ कि इस स्टूडियो को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे और आपका नाम बहुत ऊपर पहुँचे। मैं तो सर ये मान के चलता हूँ कि आप मेरे बड़े हैं, ठीक है। अगर आपने इंतज़ार करवाया तो हो सकता है शायद ये आज मेरे हिसाब से पॉडकास्ट बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज़ देर से मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है। तो मुझे आज अच्छा लग रहा है आपके साथ में बैठ के, आपके साथ में बात करके, और मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं मेरे बड़े भाई से ही बात कर रहा हूँ। बिल्कुल हो। तो अब आप कह दीजिए, जो भी लोग ये चैनल और शो को देख रहे हैं, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मैं ऑडियंस, शहर निवासी या देश में जो भी इस शो को देख रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बहुत ही अच्छा एक मुहिम है और इस मुहिम को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो आप इनको बराबर सब्सक्राइब करें और इसको अच्छे से बढ़ाएं। तो दोस्तों, ये है जफर भाई, जो कहने को तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बादशाह है, लेकिन इनका असली काम लोगों का दिल जीतना है। बिजनेसमैन से लगाकर सोशल वर्कर और अब राजनीति। तो अब राजनीति के इस नए सफर के लिए इन्हें बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। और अगर आप लोगों को ये आज का कन्वर्सेशन पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।